आपने मूल स्वर 3 कर दिए, मैंने पढ़ाए तो 4 थे। कंप्लीट है, लाइव कर दी? हाँ क्यों सर, लाइव होगी? ओके। यस, नमस्कार मित्रों। ओके, कॉपी बंद कर लीजिए। कॉपी तो को खोलना है नहीं, हमें तो पता ही है आपको। मैंने पूरा आपका पेपर जो हुआ था संडे वाला, उसको एक बार मैंने पूरा बता दिया किस तरीके से उसमें प्रश्न थे और क्या उत्तर रहे होंगे, उस पर भी अपन ने बात कर ही ली है। अब हम बात कर रहे हैं स्वरों के वर्गीकरण की। मैं बात कर रहा था और इसके मुख्य आधार मैंने जो बताए थे वो 7 आधार थे। पहला आधार मुखाकृति के आधार पर, मात्रा उच्चारण समय के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर, बनावट के आधार पर, नासिकता के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार, इन सब पर अपने बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की, और यहां से व्यंजन संधि का कुछ पार्ट हम सीखेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसका मतलब उस बात को आपको झुठलाना है। जब मैं व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा और जब मैं व्यंजन संधि पढ़ाते समय मैं टेस्ट लूंगा, उस समय आप लोग गलती करोगे। वो अभी अगर क्लास को ढंग से समझे, अगर समझ लोगे तो शायद गलती नहीं होगी, पर कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप मिलेंगे जो ये कसम खाते हैं कि सर मैं तो गलती करूंगा, मैं तो गलती करूंगी, है ना। तो वो है, तो फिर उनका तो कुछ इलाज नहीं हो सकता, उनका कुछ भी इलाज नहीं हो सकता। मुझे लगता है इस क्लास में ऐसा कोई मिलने वाला नहीं है कि जो गलती करे, कोई नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम उस चीज को पढ़ने वाले। तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है, मोटे तौर पर जो आधार है वो कौन कौन से हैं और हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम व्यंजनों का, ठीक है। और सबसे पहला जो आधार आता है इसमें, वो है हमारा कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। कंपन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन होना, गुंजन होना। हमारे फेफड़ों से जब हवा मुख विवर से बाहर निकलती है, ये वाला ये भाग जहां मांसपेशियां है, वो हवा उस मांसपेशियों को छूकर निकलती है या छूकर नहीं निकलती। इसको ध्यान में रख करके व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। ये 2 प्रकार का होता है। एक, बिना किसी कंपन किए हुए हवा अगर निकल जाती है, उसको हम कहते हैं अघोष। उसे हम क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन। और जिनके उच्चारण में वाइब्रेशन, गुंजन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? घोष। हो सकता है पेपर सेटर आपको शब्दों के माया जाल में उलझा देवे और वो आपको सघोष भी पूछते, तो मीनिंग सेम ही है। जो घोष है, कंपन है, गुंजन है, वाइब्रेशन है, जिनमें होता है वो तो कहलाएंगे हमारे कौन? घोष। जिनमें कंपन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अघोष। तो कौन कौन से व्यंजन अघोष हैं, कौन कौन से घोष है, आज इसका मैं टेस्ट भी लेने वाला हूं। इसलिए इतना ही पढ़ाने वाला हूं, 2 टॉपिक ही पढ़ाऊंगा और इस पर हमें, और आपको मैं 3 चांस दूंगा, 1 नहीं 3 चांस दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपकी 100% स्कोरिंग हो। अगर आप इस तरीके से जुड़ करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो हम जो संधि पार्ट में जाएंगे उस समय आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। दूसरा जो है वो है प्राणवायु। प्राणवायु, प्राणवायु का क्या कंसेप्ट है? प्राणवायु जो हवा है हमारी, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। यानी कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हवा की मात्रा बराबर नहीं होती। जैसे हमने स्वरों में पढ़ा था कि कुछ स्वर कम समय लेते हैं और कुछ स्वर ज्यादा समय लेते हैं, ठीक उसी तरह वे व्यंजन ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मात्रा में कम निकलती है उन्हें क्या कहा गया है, और जिनके उच्चारण में हवा मात्रा में ज्यादा निकलती है, जिनके उच्चारण में हवा मात्रा में कम निकलती है उन्हें हिंदी में कहा जाता है अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में हवा मात्रा में थोड़ी ज्यादा निकलती है, इनके बने इन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितनी कैटेगरी में? 2। कौन कौन से?
अल्प प्राण, महाप्राण। और कंपन के आधार पर कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से हैं? अघोष। यहां तक बात समझ में आ गई है? इसके अलावा तीसरा और है जिसको कहते हैं विविध प्रयास। विविध प्रयास, ये जो तीनों पार्ट है इसको हमने समग्र रूप से, समेकित रूप से हमने नाम दिया है प्रयत्न या प्रयास। अगर आपसे यह सवाल किया जाए प्रयत्न या प्रयास के आधार पर हमने व्यंजनों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है, तो 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। कंपन के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, विविध प्रयास के आधार पर। विविध प्रयास का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ, इसको मैं बड़ी गहराई से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, शायद हिंदी की ऐसी कोई परीक्षा होगी जिसमें यहां से प्रश्न नहीं बना है। और यहां पेपर सेटर इनमें से प्रश्न नहीं बनाता, लेकिन वो इसमें से जरूर प्रश्न बनाता है और बनाता ही बनाता है। मैंने अपने 21 साल के करियर में ये देखा ही देखा है। इसका मतलब ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं इसको पढ़ा दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगे और भी किसी एग्जाम को आप फाइट करो, उसमें ये टॉपिक अगर आता है तो इसके लिए अलग से आपको पढ़ना नहीं पड़े। ज्यादा नहीं है, 15-20 मिनट का ये, तो 15-20 मिनट में अगर अपन अपने जीवन के किसी अन्य जो लक्ष्य हमने निर्धारित नहीं किया लेकिन वो भी हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमारे लिए ये घाटे का सौदा नहीं है। विविध प्रयास का मतलब होता है कि देखिए यहां मामला है घोष और अघोष यानी कि वाइब्रेशन, गुंजन का। यहां मामला है हवा की मात्रा का, इनसे अलग यहां पर है। तो इसका मतलब ये चीज होगी, ये हमारी जो ये जिह्वा है इन ध्वनियों के उच्चारण में अलग अलग प्रयास करती है। कभी वो प्रयास करती है कि वो रगड़ करके चलती है, कभी हवा गर्म हो जाती है, कभी हवा रुक जाती है। तो ऐसे अलग अलग जो प्रयास किए जाते हैं वे सारे हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो हम इसको अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो प्रयत्न या प्रयास के आधार पर हमने ये बात कर ली। व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में हम पढ़ते हैं। पहला ये मेन आधार है, तो इसको मैं क नाम दे रहा हूं, और दूसरा जो है और वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान ये आपके काम का नहीं है, मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो भी चलेगा क्योंकि ये आपके कहीं काम का नहीं, आएगा भी नहीं परीक्षा में, ठीक है। फिर भी मैं सतही ज्ञान इस पर दे दूंगा। तो व्यंजनों को 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं, प्रयत्न या प्रयास के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रयत्न और प्रयास के आधार पर की बात करें, कंपन के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, विविध प्रयास का। इस हिसाब से अपन बात करें तो सबसे पहला जो हमारा आधार होता है वो कौन सा है? कंपन, ठीक है। लेकिन कंपन में जाने से पहले हमें व्यंजनों का परिचय होना जरूरी है। अब मैं वापस अपनी पिछली क्लास में आ जाता हूं। जो मैंने आपको पढ़ाया, हमारे जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क, फिर च, और फिर ट, और फिर त, और फिर प। क के बाद कौन आता है? ख, फिर ग, और फिर ग, और फिर ये अंग। च के बाद श, और फिर ज, और फिर ज, और इसके बाद य। ये त्र नहीं है, य है। ट के बाद ठ, ड, ढ, अण। त के बाद थ, द, ध, न। प के बाद फ, ब, भ, म। इसके अलावा य, र, ल, व, फिर श, स, स और ह। ये शुद्ध प्रामाणिक आपके कितने व्यंजन है? 33। अब इनकी बात करें कि इनको कंपन के आधार, किसके आधार पर? कंपन के। मैं टेस्ट लेने वाला हूं इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, यहीं से प्रश्न पूछने वाला हूं। मैं चाह रहा हूं आपको 3 प्रश्न दूंगा और 3 में से तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आपके सही होने चाहिए। अब इनका एक क्रम चलता है, देखिए यहां नंबर 1, यहां नंबर 2, यहां नंबर 3, यहां नंबर 4 और यहां नंबर 5। ये सुविधा सिर्फ यहीं तक है, इनको क्रम की श्रेणी में नहीं गिनना है, हमारे ये अलग सेपरेट है। तो ये 5 गुणा 5 टोटल कितने हो गए? 25। हम अभी इनकी बात कर रहे हैं, जब भी मैं संख्या बोलूं तो आपको इन्हीं को ध्यान में रखना। अब बात कर रहे हैं हम कंपन के आधार पर व्यंजन। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर अगर बात करें तो मैंने आपको कहा कि ये 2 कैटेगरियों में,
एक है अघोष, अघोष, और दूसरा है घोष। ठीक है, कोई ये नहीं पूछता है अघोष का मतलब क्या है। अघोष का मतलब कंपन न होना, बस इतना याद रखना है। कंपन से भी क्या मतलब है, जो हमारे गले में स्वर तंत्रीय, यहां हमारी मांसपेशियां है, अगर झनकार होती है तो वो कंपन कहलाएगा, नहीं होती है तो वो सीधे अघोष की श्रेणी में आएगा। अब बात ये आती है अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। अघोष की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना, अघोष को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका और आसान तरीका है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये अघोष कहलाते हैं। और ये तीनों आपके बचे कौन, श श श। तो ये तो हो गए टोटल 10 और ये हो गए 3, कितने हो गए 13। तो अघोष की संख्या कितनी है, 13। यहां तक तो बात समझ में आ गई। संख्या पूछे तो अघोष व्यंजनों की संख्या। और अघोष कौन कौन से होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए आपके टेस्ट में। अब जो अगले पार्ट में जो टेस्ट आएगा उसमें यहां से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस चीज को जो क्लास में पढ़ा रहा हूं उन्हीं में से क्वेश्चन दूंगा, और उसके बाद हमारे 100% स्कोरिंग होगी। प्रश्न का लेवल तो बाद में हम हाई करेंगे, फिलहाल तो अभी सामान्य स्तर के लेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, यहां तक बात समझ में आ गई। प्लस स या स और स, ये सब मिलाओगे कितने हो गए, 13 हो गए। क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं घोष की। तो घोष कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इनके उच्चारण में कंपन होता है। अब गला पकड़ के चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर इसके अलावा य, र, ल, व, ह, तो यहां हम इनके लिए क्या लिखते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, और प्लस य, र, ल, व और ह, ये सारे क्या कहलाते हैं, घोष। अब ये कितने हैं, 13, तो ये कितने होने चाहिए, 20। हमें पता है व्यंजनों की संख्या कितनी है, कितनी है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, हवा सीधी निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष। इनकी संख्या कितनी है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या कहलाएगा, अघोष, और तीनों श क्या कहलाएंगे, और घोष के लिए क्या आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैं जब टेस्ट लूंगा उस समय ध्यान रखना कि ये घोष है अघोष, तो उस समय ये संख्या, ये डेटा ही काम आने वाला, इसलिए ये समझना जरूरी है। अपने तो याद रखो पहला दूसरा, बाकी सब इधर जो बच गए वो सारे के सारे क्या है, घोष है। जो संख्या में कम हो पहले उसी को ही पढ़ लो, तो बाकी वैसे क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए अब अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आओ। हाँ, ये जो विकल्प लिख रखे हैं, कुछ संख्या मैंने दे रखी है, 31, 20, 13, 33, 44, 25, ठीक है, इनको लिखिए एक बार और फिर लिखिए प्रश्न। चलो प्रश्न लिख लो, चलो मैं प्रश्न बोल देता हूं। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में कुल कितने घोष वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने घोष वर्ण हैं। अपना उत्तर अपनी कॉपी में टिक करिए, देखता हूं, देख, बहुत सामान्य सा प्रश्न दिया है, ठीक है, शाबाश। चले बताएं पीछे क्या राइट क्या है, क्वेश्चन गलत है, ओके चलो तो सही बताओ कहाँ है, हाँ ठीक है, और बताओ, हाँ शाबाश, सबने लिख लिया, शाबाश, बताएं
अच्छा क्वेश्चन गलत है, ओके ओके, चलो चलो क्वेश्चन गलत है, कुछ तो ऐसे कह रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन भी सही है और ऑप्शन भी सही है, अब क्या करें बोलो? क्वेश्चन भी सही है, ऑप्शन भी सही है, अब बताएं। अभी हमने क्या पढ़ा, देखो इधर कितनी संख्या है, कितनी संख्या है? 20। कहाँ है 20? ये किस किसने लिखा है? ये किस किसने लिखा बताए? गलत। कोई ये समझ रहा है कि सर क्वेश्चन गलत है, हर बार क्वेश्चन गलत हो? ये नहीं हो सकता। हर बार विकल्प नहीं हो, ये भी नहीं हो सकता। प्रश्न भी सही है और विकल्प भी सही है, बस समझने का तरीका बदलना है। प्रश्न ये पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने घोष वर्ण है, ये पूछा है। इसका मतलब यहां पर ये डेटा नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? व्यंजन की बात कर रहे हैं। अगर प्रश्न ऐसा होता कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने घोष व्यंजन है, तो बात अलग होती। अब इन्होंने क्या है, वर्ण पूछा है, तो ध्यान रखना यहां हमें एक नोट पढ़ना पड़ेगा। और नोट क्या? कि सभी स्वर घोष हैं। सभी स्वर क्या है? घोष। अब मुझे एक बात बताइए, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और इधर घोष की कितनी है? 20। तो 11 और 20 को जोड़ो, कितने होंगे? इसलिए क्वेश्चन भी सही है और विकल्प भी सही है। सारा खेल प्रश्न की भाषा का है। इसमें पेपर सेटर ने आपको क्या किया, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा कि स्वरों को भी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तथ्य जिसको नहीं पता वो इस प्रश्न का उत्तर क्या करेगा? बीसी लिखेगा। क्योंकि हमने तो गोश पढ़ करके आए, केवल गोश को टारगेट कर रहे हैं, परंतु ध्यान रखना सभी स्वर कैसे होते हैं? गोश होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए और हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न ऑब्लिक प्रयास के आधार पर, प्रयत्न ऑब्लिक प्रयास के आधार पर। और इनको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, ये तीनों लिख लीजिए आप, उच्चारण स्थान मत लिखना। कंपन के आधार पर घोष अघोष, प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण, और तीसरा विविध प्रयास। खाली बस ये लिखना है, इतना सा। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले नंबर पर हेडिंग डाल देना कंपन के आधार पर, और कंपन के आधार पर फिर वो जो मैंने लिखा है वो लिखेंगे हम। व्यंजनों का वर्गीकरण टॉपिक ये लिखिए, फिर उसके बाद लिखना है किस आधार पर है? प्रयत्न या प्रयास के आधार पर, वो लिखना। प्रयत्न और प्रयास के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के हैं, कंपन के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर और विविध प्रयास के आधार पर। अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण और विविध प्रयास। हो गया? लिख लिया? ये तीनों बिंदु लिख लिए? चलिए अब तीनों में से नंबर 1 हेडिंग डाल दो। सबसे पहले कंपन के आधार पर व्यंजन, कंपन के आधार पर व्यंजन। और हो सकता है कंपन की जगह गुंजन शब्द का प्रयोग कर लिया जाए, तो वो एक ही अर्थ है, चाहे कंपन कहो चाहे गुंजन कहो। और इस प्रकार से लिखना है कंपन को, एक तरफ अघोष, वापस बैक करूं? चलो लिखो, घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण विविध प्रयास। हो गए? चलिए अब आ जाइए कंपन के आधार पर। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन प्लस तीनों श अघोष कहलाते हैं। और घोष के लिए क्या कहा गया है? घोष के लिए
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन प्लस य, र, ल, व, ह, ये घोष कहलाते हैं। एक नोट नीचे ये भी लिख देना, सभी स्वर घोष हैं। बस यहीं से प्रश्न बनेंगे, जितने भी प्रश्न बनने वाले वो यहीं से बनने वाले। आगे बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा प्रश्न कैसे बनेंगे। ये डेटा हमें क्लियर होना है। अभी एक टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, और 6 टेस्ट लूंगा टोटल, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि 6 में से 6 आपके सही हो जाए। देखते हैं देख कौन से। पहला टेस्ट है तो बहुत सौ कुछ समझने में ही लगेगा कि ये है करना क्या है इसका। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे हम क्या कहते हैं? घोष। जिनमें कंपन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अघोष। बस नहीं है वहां अघोष है, जहां है कंपन वहां घोष है, ठीक है। अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? 13। घोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? 20। अगर प्रश्न पूछें घोष वर्ण कितने, क्योंकि वर्ण में तो स्वर भी आते हैं, तो प्लस क्या करने पड़ेंगे? 11। क्यों? क्योंकि स्वर सभी क्या है? घोष है। क्लियर हो गया? चलो आगे। ओके, अब आप लिखे नहीं, अब आगे चलते हैं। इसको थोड़ा नहीं लिखा अभी तक? लिखो 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 लिखो, लिख लो फटाफट। दो तीन लाइन तो लिखनी है, कहां इतना लिखना है? ये कहां उतारने की जरूरत है? कन, खन, गन। हाँ, ये तो समझाने के लिए बताया मैंने, कहा किस तरीके से हैं। आपको तो याद रखना, पहला दूसरा है। क पहले पे आता है, दूसरे पे आता है? पहले पे आता है, बस। तो अघोष है। नंबर याद रखने 3, 4, 5, ठीक है ना। धारा 345 याद रख लेना सीधी। ओके, चलो ये हो गया। अब है अगला, किसके आधार पर? प्राण वायु के आधार। अब मत लिखना, अब फिर समझ लीजिए पहले इसको। प्राण वायु के आधार, प्राण वायु के आधार पर हमारे जो ये व्यंजन है ये 2 प्रकार के। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, यहां गलती करोगे आप, मुझे पता, और मैं आपको ट्रिक भी समझा रहा हूं। यहां पहला जो पार्ट आ रहा है वो है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का मतलब होता है हवा या वायु, ठीक है। और इधर आ रहा हमारा महाप्राण, महाप्राण। बस ये क्लियर हो गया, अल्प प्राण और महाप्राण। चलिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अल्प प्राण में अगर अपन मोटा मोटा गिनते हैं तो 1, 2, 3 वर्ण दिख रहे हैं, और 3 एक विषम संख्या है। 3 एक क्या है? विषम संख्या है। और महा की बात करें तो 1, 2 दो वर्ण से बन रहा है। तो महा 2 मतलब 2 वर्ण इसमें दिख रहे हैं। 2 किस प्रकार का है? सम संख्या है, विषम संख्या? बस यहां आपका काम आसान हो गया। विषम संख्या का मतलब होता है पहला, तीसरा, पांचवा। वापस बैक आता हूं। ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, और ये विषम संख्या। ये विषम संख्या है, अल्प प्राण। सम संख्या कौन है? 2, 4, ये महाप्राण। तो इसका मतलब याद करने का बढ़िया तरीका, इसको ऐसे याद कर लेना। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? तो हम बात करेंगे प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन। और ये तीनों के तीनों कौन है? विषम संख्या है ना। तो अल्प प्राण में प्लस य, र, ल और व, ये भी अल्प प्राण कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा मात्रा में कम निकलती है, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया है? अल्प प्राण। 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19। अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई? 19। अल्प प्राण व्यंजन हमारे कितने हो गए? 19। क्योंकि एक वर्ग में अब लाइन में कितने आएंगे? 5। तो पहला, तीसरा, पांचवा 15, और बाकी बच गए 4, कितने हो गए? 19।
अब हम करते हैं महाप्राण। महाप्राण के लिए क्या कहा गया है? तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। सम संख्या है तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन, ठीक है। प्लस देखिए महाप्राण में ऑटोमेटिक हवा ज्यादा निकले, देखो श हवा ज्यादा निकलेगी, श स स ह हवा ज्यादा निकल रही, ऑटोमेटिक आपको पता पड़ रहा है, तो ये आ जाएगा श श स और बात समझ में आ गई। ये सारे के सारे क्या है? महाप्राण। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10, 11, 12, 13, 14 कितने हो गए? 14। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाता है? अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा क्या कहलाता है? अब समझ में आ गया? चलो अपनी कॉपी के लास्ट हिस्से पे आओ और एक प्रश्न लिखो फटाक से। लिखिए प्रश्न। ए बी सी डी ई एफ डेटा लिख रखा मैंने, 19, 14, 25, 33, 44, 31, ठीक है। और प्रश्न यह है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने महाप्राण वर्ण है? कुल कितने महाप्राण अल्प प्राण वर्ण है? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने, क्या लिखा है मैंने? अल्प प्राण महाप्राण? महाप्राण, महाप्राण कर दो चलो। हाँ, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने महाप्राण वर्ण है? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने महाप्राण वर्ण है? ऑप्शन में है कि नहीं पहले मैं देख लेता हूं। चलो ठीक है, और करिए उत्तर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने महाप्राण वर्ण हैं? कुल कितने महाप्राण वर्ण हैं? वापस आए इधर। ये कितने हैं? 14। 14 में 11 जोड़ो, कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। ये रहा 25। किस किसने लिखा 25? हाथ खड़ा करें। गलत। अब इधर आए। अब काका जी को राज थोड़ी है कि इधर 11 जोड़ देंगे। अब की बार नोट इधर है, नॉट। सभी स्वर अल्प प्राण, सभी स्वर अल्प प्राण है, ये नोट है। तो 19 में क्या जोड़ेंगे? 11। तो कितने हो जाएंगे? 30। तो परीक्षा में अगर ये सवाल किया जाए कि कुल कितने अल्प प्राण वर्ण है, तब तो फिर आपको प्लस क्या करना है? 11 जोड़ने पड़ेंगे। किस में? 19 में। बात समझाएंगे? बाकी महाप्राण तो 14 ही है, क्योंकि पहले हमने इधर जोड़े नहीं थे, तो अपने इधर 11 जोड़ दो। ज्यादा होशियारी कभी कभी भारी पड़ जाती है। तो अभी इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, आई बात चमचे में? चलिए तो लिखिए, प्राण वायु के आधार पर हाँ जी, चमचे वाली बात। हाँ अभी बता देता हूं, थोड़ी देर बाद। वाह, ये लिख लो, फिर आपको बता दे। 2 बात बताऊंगा भगवान सो। बस आप याद दिला देना, अक्सर बात कहनी है कुछ।
लिख लिया सभी ने? विषम संख्या मतलब अल्प प्राण, सम संख्या मतलब महाप्राण। नोट जरूर लिख देना, सभी स्वर अल्प प्राण है। ये सब तथ्य फैक्ट आगे आएंगे आपके प्रश्न में, ठीक है? चले आगे। कंप्लीट है? ओके, ये हो गया आपका पार्ट अल्प प्राण और महाप्राण का, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं और विविध प्रयास को बाद में पढ़ेंगे। अब मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है? लेकिन टेस्ट लेने से पहले थोड़ा ब्रेन वॉश करते हैं, दिमाग को थोड़ा सही करते हैं। अच्छा, मैंने कहा ना कुछ बात कहूंगा आपको, थोड़ी बात कह लेता हूँ, थोड़ा दिमाग पर लोड नहीं पड़े, क्योंकि टेस्ट होगा मुझे पता, और गलती करोगे आप। उसके टेस्ट लेने से पहले भी टेस्ट को एक बार रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने विद्यार्थी रहे होंगे जो अपने स्कूली जीवन में, विद्यालय जीवन में किसी न किसी नाटक, कहानी, उपन्यास, गीत, संगीत, कविता, इसमें कभी न कभी पार्टिसिपेट किया होगा? विद्यालय स्तर पर किया तो होगा, कोई न कोई तो होगा। किसी ने डांस में किया होगा, किसी ने किया ना, है ना? तो कभी कभी क्या होता है, किसने किया? हंसने? ओ शाबाश! क्या, कौन से? क्या डांस में, कविता में, गाने में? हाँ, अच्छा, डांस किया तो चलो अच्छी बात है, प्रतिभा है, और हमें अपने हुनर और प्रतिभा को दिखाने का मौका तो वहीं से तो मिलता है। तो ऐसा होता है कभी कभी किसी कार्य को हम करते हैं तो हमारे लिए कभी कभी अभिशाप भी बन जाता है, कभी कभी वो अच्छा भी हो जाता है। जैसे हो सकता है विद्यालय में एक कैरेक्टर, जैसे नाटक होता है, नाटक में पात्र होते हैं। मुझे याद आता है एक विद्यार्थी था, उसने एक नाटक में बेंडे यानी पागल का रोल किया था, बेंडे का रोल किया। जानते हो बेंडा, पागल, सनकी, है ना? उसने बेंडे का रोल किया। अब वो नाटक तो हो चुका, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब भी वो लड़का कभी किसी को दिखता, ए बेंडे इधर आ, अब वो कैरेक्टर परमानेंट हो गया। ये बड़ा दुखदायी होता है। नाटक में कोई पात्र बन जाता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब वो व्यक्ति हमेशा सामने आता है तो फिर वो कैरेक्टर हमेशा के लिए बन जाता है, और फिर उसको चिढ़ाते भी, ऐसा होता है। तो ऐसा ही एक मेरे विद्यालय में हुआ, एक केस ऐसा आया। हुआ ये कि जनरली होता है, कोई अगर कक्षा 7 में बच्चा पढ़ रहा है तो कक्षा 8 में जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो सब परिचित बच्चे होते हैं। लेकिन कोई अगर दूसरी स्कूल से वो बच्चा एडमिशन ले लेता है, वो अगर आता है, तो वहां कंडीशन थोड़ी अलग हो जाती है। सबका नजरिया उसके प्रति थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि नया बालक आया हुआ। ऐसा ही हुआ मेरी क्लास में, जो क्लास आगे प्रमोट होके आई मेरे पास, वो सब बच्चे परिचित थे, और उस क्लास में एक किसी अदर विद्यालय से कोई लड़की एडमिशन लेकर के आ गई। अब वो एडमिशन लेकर के आ गई, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, चौथे दिन मेरे पास आई, क्लास टीचर था मैं। बोले सर, आपकी क्लास के लड़के मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? परेशानी का कारण पूछा मैंने। बोला कोई, मैं इस विद्यालय से नहीं हूं इसलिए मुझे परेशान करते हैं क्या, या अदर गांव से हूं इसलिए मुझे परेशान करते हैं? मैंने कहा बात क्या है? मतलब कुछ नहीं, इस क्लास के सभी बच्चे मुझे बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी करके चिढ़ाते हैं। हाँ, तो मैं क्या बुआ जी जैसी दिखती हूँ क्या? हाँ, तो बोले, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, पर आपका वो पसंदीदा वो जो स्टूडेंट है रामलाल, वो मुझे नहीं चिढ़ाता, मुझे वो सही लगता है, अच्छा लड़का लगता है, भला और नेक लगता है। तो फिर मैंने रामलाल को बुलाया, मैंने कहा रामलाल इधर आ, है ना? पूरी क्लास इसको बुआ जी कहती है, तो इसको कुछ नहीं कहता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं कैसे कहूं, मुझे पूरी क्लास फूफा जी जो कहती है ना?
पूरी क्लास फूफा जी जो कहती है। तो आप मुझे एक बात बताइए, विद्यालय में बच्चे जो होते हैं ना, बहुत साफ मन के होते हैं। इसे और ध्यान रखना, ये बच्चे कभी किसी की भी फाइल सल्टा सकते हैं। इनसे इनसे पंगा भी नहीं लेना चाहिए। एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति था, उसको घूमने की बड़ी आदत थी, खूब घूमता था, सुबह जाता शाम को आता, और आते ही घर में अपने बच्चों को सर दर्द दे देता। सुबह निकला, आते आए बेटों को पूछा, लाल किला देखा? नहीं पापा, नहीं देखा। बोले कभी बाहर भी घुमा करो, बाहर भी देखा करो। अगले दिन वापस आया घूम घुमा करके, बोले जंतर मंतर देखा? बोले जंतर मंतर नहीं देखा, कहाँ है, किधर है? बोले कभी बाहर भी घुमा करो। फिर एक दिन और आ गया पूछ करके, बोले ताजमहल देखा? बोले पापा नहीं देखा ताजमहल। बच्चे परेशान हो गए। अगले दिन क्या किया, बच्चे घर में ही थे, पिताजी सवाल करे उससे पहले बच्चे ने सवाल कर दिया, पिताजी रामलाल को जानते हो क्या? बोले कि नहीं जानता बेटा। बोले कभी घर में भी रहा करो। बात समझे? घुमाए, रामलाल तुम्हारा तीसरा छोटा बेटा है। मजाक कर रहा हूं। बात समझ में आई आपको? तो ऐसा होता है, तो इसलिए मस्त रहो। चले अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आ जाओ आप। पहले प्रश्न के पैटर्न को समझ लीजिए, मैं 3 चांस दूंगा। ये क्या कह रहा है प्रश्न, सेम वैसा ही बनाना अपनी कॉपी के पीछे लास्ट वाले पन्ने से जहां आपके टेस्ट चल रहे हैं। इसमें यह है कि ये जो वर्ण दे रखे हैं इनको सुमेलित करना। सुमेलित का मतलब होता है कि इनको मिलाना, अघोष है तो अघोष की तरफ, घोष है तो घोष की तरफ। फिर क्या करना है कि अघोष की संख्या कितनी आई है और घोष की संख्या कितनी आई है, वो हमें यहां मेंशन करनी है। इसमें से कौन अघोष है वो इधर लाइन खींच के बताना है। अगर वो घोष है तो इधर लाइन खींचनी है, और जितनी इधर लाइनें आ रही है उतनी संख्या इस बक्से में आनी चाहिए। करिए, देख इसे सॉल्व। अब पत्ते नहीं पलटने, अब पत्ते नहीं पलटने, अब तो खाली दिमाग लगाइए, करिए पहचान। ऐसे मैं आपको 2 टेस्ट अभी और देने वाला हूं, जिसे ये प्रश्न समझ में नहीं आया है। हो गया? कंप्लीट? चलिए देखिए, मैं सरल कर रहा हूं, अपने कॉपी को देखिए। क्या है ये? क। अच्छा, क को गिनो, किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। क क्या है? अघोष। किस किसने लिखा, हाथ खड़ा करें। सही है, शाबाश। और ह क्या है? घोष। ये किस किसने लिखा है? सही है। प फ ब ये तीसरे पे आता है, क्या है? घोष। प फ ब भ चौथे पे आता है, क्या है? और ये आ क्या है? घोष। यहां संख्या कितनी? यहां कितने? ये डेटा किस किस का है? सही है, सही है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, इसी तरीके के अब 2 प्रश्न और दे रहा हूं, और अब आप उसको सरल करिए। चलिए, एक तरफ लिखिए अघोष और एक तरफ लिखिए घोष, और मिलाइए, और इसमें कितनी संख्या आ रही लिखिए। देखिए,
हो गया? शाबाश। एक बार चेक करो वापस। ठीक है, हाँ सही। शाबाश शाबाश। एक बार चेक करो वापस, कुछ तो गड़बड़ है दया। तोड़ दरवाजा। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। शाबाश। हाँ जी, हाँ चलिए मैं सोल्व कर रहा हूं। देखिए क्या है ये, छ छतरी, च छ 2 नंबर पे है तो क्या होगा, अघोष। च छ ज झ चौथे नंबर पर घोष। ट ठ ड ढ चौथे नंबर पर घोष। त थ 2 से, ठीक है। यार अलावा सारे के सारे क्या है, घोष। क ख दूसरे नंबर पर है तो क्या होगा, अघोष। और सभी स्वर क्या है, इधर कितने हो गए, 3, इधर कितने हो गए। ये डेटा किस किस का आया है, सही है। तो सबका हाथ ऊपर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। कहां गलती हुई, सही है आपके। एक गलत हो गया इधर, सभी एक गलत हो गया, एक गलत हो गया। चलिए, तो मैंने कहा ना आपको 3 चांस दूंगा, अभी अंतिम चांस है। अब तो पूरा 100% सही होना चाहिए। चलिए, थ थर्मस वाला अंत वाला वर्ण, थ थर्मस वाला। ट न फ क ह य और थ। करिए इसे, देख सरल। हो गया, अभी तो बहुत कैलकुलेशन चल रहा है। हो गया, हाँ? वो तो मुझे नहीं पता, मैं सरल करूंगा तब, ठीक है ना। आपने जो सवाल किया था ना अंकित जी, आपने जो सवाल किया था ना, उसका उत्तर कल आने वाला है, क्योंकि वो पार्ट कल पढ़ाने वाला हूँ। आई बात समझे में? हाँ, चलिए क्या है ये, ट पहले नंबर पे, ये 5वें नंबर पे, प फ ये दूसरे नंबर पे, का ये पहले नंबर पे, ह ये, य ये, त थ दूसरे नंबर। तो कितने हो गए, 4। इधर कितने हो गए, ये डेटा किस किस का आया है, शाबाश, वेरी गुड, सही है। आस पास के चेक कर लेना, देख ये हाथ खड़े कर रहे हैं, यही हवा में कर रहे हैं। 4 और 3 ही है, देखो देखो कोई ऐसा तो नहीं है, सही है, कंप्लीट। चलो, अब आपके लिए क्या चीज है वो देखिए, ये ही वर्ण वापस लिखो, ये ही वर्ण वापस लिखिए, और एक तरफ लिखिए महाप्राण, और एक तरफ लिखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण। चलिए देखिए, करिए इनको सरल। यही वर्ण वापस लिख दो, ट न फ क ह य और थ। और अब मुझे बताइए अल्प प्राण और महाप्राण का उत्तर।
करिए इनको सरल देख। ऑनलाइन वालों ने तो काफी आंसर सही दे दिए, बहुत बढ़िया। कौन कौन है ये? सर मेरे भी सभी सही है, बहुत बढ़िया। मोनिका, सुमन वगैरह जितने भी हैं ये सभी सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है, करिए सरल। एक तरफ अल्प प्राण, एक तरफ महाप्राण। अब पत्ते नहीं पलटने। हो गए? लास्ट में कंप्लीट है। मैं सॉल्व करूं? चलिए देखें, विषम संख्या का मतलब क्या होता है? अल्प प्राण हमारे, है ना? तो ट पहले नंबर पे आता है, अल्प प्राण। और न पांचवें पे आता है, अल्प प्राण। प फ दूसरे पे आता है, महाप्राण। क पहले पे आता है। और श श श ह सारे के सारे क्या थे? महाप्राण। ये आ गया महाप्राण। य अल्प प्राण है और त थ दूसरे पे आता है, महाप्राण। तो महाप्राण की संख्या कितनी हो गई? 3। अल्प प्राण की कितनी हो गई? ये डेटा किस किस का आया है? शाबाश, बहुत बढ़िया। कहां गलती हुई? आपके कहां गलती हुई? क्या ही नहीं अभी तक? ओके शाबाश। चलो एक चांस हुआ, अभी तो 2 और है, देखते हैं। अब फाइनल दोनों राइट होने चाहिए, ठीक है? करिए इन्हें देख, सरल करिए इन्हें देख। द दवात, ध धनुष, ढ ढक्कन। शाबाश, वेरी गुड, सही आंसर। शाबाश शाबाश। कहां से हो आप? नगर। गुड, शाबाश। एक बार चेक करो वापस। चलें देखें इसको, मैं सोल्व करूं। ओके, सबसे पहले कौन है? आ। मैंने एक बात कही, सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण। तो स्वर तो हो गए हमारे अल्प प्राण। य र ल व सभी अल्प प्राण है, अल्प प्राण। च छ ज ज चौथे नंबर पे आएगा, महाप्राण। च छ दूसरे नंबर पे आएगा, महाप्राण। ट ठ ड ढ चौथे नंबर पे आएगा, महाप्राण। त थ द तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो क्या होगा? अल्प प्राण। और त थ द ध ध धनुष चौथे नंबर पे। और इधर कितने? 3। इधर कितने? ये डेटा किस किस का आया है? एक बार हाथ पूरे ऊंचे करो ताकि मुझे शकल लगे, भविष्य के कृषि पर्यवेक्षक। सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आई बात समझ में? लास्ट और फाइनल टेस्ट है, चल देख लेते हैं। हाँ, अब की बार सही होना चाहिए।
सबके सही होना चाहिए। हाँ, ये टेस्ट थोड़ा अलग है, इसमें एक ही मैं 2 प्रश्न पूछने वाला हूं। एक तरफ लिखना है अल्प प्राण, एक तरफ लिखना है अघोष, एक तरफ लिखना है महाप्राण और एक तरफ लिखना है घोष। अब घोष कितने, महाप्राण कितने, अल्प प्राण कितने, अघोष कितने? करिए इन्हें सॉल्व। जिसने ये कर लिया सही, वो भविष्य का कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर फ्रॉम हिंदी से। हाँ, पोस्टिंग दे दो। हाँ, पोस्टिंग दे दो अपने वहां झाड़ल फलाचिया उदयपुर। एक साथ 2 दिमाग मत लगाना, पहले एक को सरल करना फिर दूसरे को सरल करना, नहीं तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। कंप्लीट? ओके। इस प्रश्न का उत्तर अपने घर से करके लेके आना। हाँ, घर से मतलब अपने दिमाग से अभी करना, आपके लिए ये टास्क है, काम है, ठीक है? करिए, कोशिश करिए, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। सही उत्तर देखने के लिए बने रहे इसी चैनल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और जीवित रहे। कल मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर।